Hello students, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss the first poem of 12th standard English, The Song of the Open Road. The Song of the Open Road यानी कि इस पोएम में एक पर्सन है जो एक जर्नी स्टार्ट करने वाला है, एक ट्रैवल स्टार्ट करने वाला है और वो अपने आगे रास्ते को देखकर उसके बारे में कुछ बताता है. फ्रेंड्स, इस टाइटल में एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर जो ओपन रोड कहा गया है पोएट के अनुसार, ओपन रोड यानी कि वो लाइफ के जर्नी को बोल रहे हैं, यानी कि जो हमारी लाइफ है उसको वो द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बोलते हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज़, द आइस ब्रेकर्स. फर्स्ट एक्टिविटी कहता है चूज़ द मोड ऑफ ट्रैवल दैट यू वुड लाइक द मोस्ट फॉर अ जर्नी. यानी कि आपको इसमें यह बताना है कि अगर आपको कहीं यात्रा करनी है, आपको कहीं जाना है, तो आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते हो. एयरवेज लेते हो, वाटरवेज लेते हो, रेलवेज या फिर रोडवेज. तो ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना पसंद करोगे, आपके फ़ायदे अनुसार, आपके कन्वीनियंस के अनुसार. और यहाँ पर आपको उसका रीज़न देना है कि अगर आप प्रिफ़र करते हो किसी एक पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, तो आप क्यों प्रिफ़र करते हो. जैसे मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एयरवेज. अगर आप एयरवेज चूज़ करते हो तो एयरवेज से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एयरवेज से हमारा टाइम बचता है, इट इज़ टाइम सेविंग. एयरवेज नाउअडेज आर वेरी अफोर्डेबल, यानी कि बहुत महंगे टिकट नहीं होते हैं. अगर आपको कहीं बहुत अर्जेंट बेसिस पे जाना है तो आप इजीली जा सकते हो. उससे कुछ पैसे आपको ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, बट आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे तो कुछ पैसे तो आपको एक्स्ट्रा देने ही होंगे. उसके अलावा एयरवेज के थ्रू आप पूरे दुनिया का ट्रैवल कर सकते हो. आप एक बार प्लेन में बैठ गए तो आप पूरे दुनिया का चक्कर लगा सकते हो. एंड इवन एयरवेज से आप एक अलग ही व्यू इस वर्ल्ड का ले सकते हो, यानी कि आप बादलों में जाते हो, वहाँ से आप ज़मीन को देखते हो, छोटे छोटे घर दिखते हैं. तो एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है. उसके बाद अगर आप वाटरवेज को सिलेक्ट करते हो तो वाटरवेज जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी एन्जॉयबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज से जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे ब्यूटीफुल सीनरीज हमें दिखते हैं. वाटरवेज से जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक नए दुनिया में, एक नए रूट में हम पहुंच जाते हैं जहां पर कोई रोड नहीं है, चारों तरफ समंदर होता है और बस जहां आप देखो वहां खुला ही खुला सा एटमॉस्फेयर होता है. सी वाला यानी कि रेलवेज़. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रेलवेज़ अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो बहुत एन्जॉयबल होता है. हम रेलवेज़ में जाते हैं, हम अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं. विंडो सीट मिल जाए अगर, तो विंडो सीट पर हम बैठ के और काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं. विंडो सीट पे हम सीनरीज देख सकते हैं. ट्रेन का जो ट्रैवल होता है वो चीप भी होता है. बहुत सारे जगह पर जहाँ एयरपोर्ट्स नहीं है वहाँ हमें ईज़िली रेलवेज़ पहुँचा सकता है. डी वाला यानी कि रोडवेज़. रोडवेज़ जो होता है वो हमारे कंट्री को, हमारे इंडिया को एक एक कोने को कनेक्ट करता है रोडवेज़. तो यानी कि अगर कहीं ऐसा कहीं जगह है जहाँ पर आप एयरवेज से नहीं जा सकते, वाटरवेज से नहीं जा सकते, रेलवे से नहीं जा सकते हो, तो आप डेफिनेटली रोडवेज से इजीली वहाँ पहुँच सकते हो. सेकेंडली, आपके पास रोडवेज में व्हीकल होता है, यानी कि आपके पास एक गाड़ी होती है. तो उस गाड़ी से आपको क्या मिलता है, फ्रीडम मिलता है. आप जहाँ रुकना चाहो वहाँ रुक सकते हो, जहाँ आप खाना चाहो वहाँ रुक कर खा सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. अगर आपको कहीं ब्यूटीफुल सीनरी दिख गया तो उस सीनरी पे आप पर्टिकुलर स्पॉट पे रुक के उसे एन्जॉय भी कर सकते हो. तो ये चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है स्टूडेंट्स, सबका अलग अलग मज़ा है, सबके अलग अलग प्रेफरेंस है. ये आपके चॉइस के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है. डिस्कस विथ योर पार्टनर द प्रिपरेशन यू वुड मेक फॉर द जर्नी चूजन. सो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, जो भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी आप जर्नी करने जा रहे हो, जिस किसी भी यात्रा पे जा रहे हो, तो उस यात्रा को शुरू करने से पहले आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना होता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ रोडवेज़ का, बाकी आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं. सपोज़ आपको कहीं रोडवेज से जाना है तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन क्या करोगे, आप एक रूट बनाओगे. यानी कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कितना किलोमीटर पड़ेगा, कितनी उसकी डिस्टेंस होगी, कितना टाइम लग सकता है. उसके बाद में आप देखोगे कि हाईवे पर खाने का, पानी का, रेस्ट रूम का, पेट्रोल पंप का फैसिलिटी कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप आगे की प्रिपरेशन करोगे.
उसके अलावा आप अपने व्हीकल को चेक करोगे कि आपकी जो भी व्हीकल है, जिस किसी भी गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस किसी भी गाड़ी से आप जा रहे हो, वो गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं। नहीं तो अगर रास्ते में कभी वो ख़राब हो जाए तो आसपास उस हाईवे पे कितने सारे गैरेज और कितने सारे सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं। उसके अलावा सीज़न के अकॉर्डिंग आप अपने साथ प्रिपरेशन करोगे। जैसे कि अगर बारिश का सीज़न है तो आप अपने साथ में अम्ब्रेला कैरी करोगे। अगर समर है तो समर के अनुसार आप अपने गाड़ियों में तैयारी करके रखोगे, यानी कि आप उसके साथ में एक शीट कैरी करोगे आपके साथ में, कि आप गाड़ी कहीं पार्क करते हो तो उसके ऊपर कवर करके रख सको ताकि आपकी गाड़ी ज़्यादा गर्म ना हो। सो इट विल डिपेंड कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस, एंड आप जो भी चॉइस मेक करोगे, यानी कि जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप सिलेक्ट करते हो, अकॉर्डिंग टू योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका जो प्रिपरेशन है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर आप रेलवे से जाना चाहो या एयरवेज से जाना चाहो तो आपको टिकट निकालनी है, टिकट का एडवांस में प्लानिंग करना है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हो और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। डिस्कस द वेज इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, डिफ़िकल्टीज़ यू फेस ड्यूरिंग द जर्नी। सो आप कभी भी किसी यात्रा पे जा रहे हो स्टूडेंट्स, तो किसी ना किसी के तरीके की समस्या, परेशानी आपके सामने ज़रूर आएगी। तो इसमें यही पूछा गया है कि आप उन समस्याओं से निपटने के लिए, उन समस्याओं से ऊपर आने के लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है किसी जर्नी में, तो आप क्या करोगे कि वहाँ पर जो भी नियरेस्ट प्लेस है जहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जैसे आपका अगर टायर पंक्चर हो गया तो जो भी आपके नियरेस्ट गैरेज है आप वहाँ पर जाओ, वहाँ जाकर अपने गाड़ी का जो टायर है उसको रिपेयर करवाओ। इंजन ख़राब हो गया, वहाँ आप जाके कर सकते हो। बाई चांस रेलवेज़ में किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी है टिकट के रिलेटेड, तो आप टीसी से जाके कंसर्न कर सकते हो, राइट। सेकेंडली, आपको अपने फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है। आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम में पड़ जाओ तो सबसे पहले आपको फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली उस चीज़ में आपको किसी ना किसी तरीके की राय दे सके, किसी ना किसी तरीके का हेल्प कर सके। सेकेंडली, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने से पहले आप कोई ना कोई स्टेप उठाते हैं। जैसे कि आपके इंजन में से धुआं आ रहा है, तो आप उस गाड़ी को आगे चलाते हुए तो नहीं लेके जाओगे, आप गाड़ी को इमीडिएटली बंद कर दोगे, रोक दोगे, ताकि वो प्रॉब्लम ज़्यादा ख़राब ना हो। एंड थर्डली, आपके पास जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सलूशन निकालें, एंड सलूशन निकालने के बाद आप जर्नी को कंटिन्यू करें। या फिर अगर आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सीवियर है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप अपने घर रिटर्न भी जा सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि ट्रैवल में आप परेशान होने से अच्छा आप रिटर्न अपने घर चले जाएं। नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्यूरिंग एवरी जर्नी वी हैव टू ऑब्जर्व सर्टन रूल्स। Discuss your ideas of the journey without any restriction. You can begin like this. I would go alone with selected friends. So whenever you are traveling, हर एक ट्रैवल में, हर एक यात्रा में, हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। अगर मैं बोलूँ आपको कि कोई आपको ऐसे जर्नी पे भेजा जाए जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, यानी कि कोई पाबंदी ही नहीं है, तो आप वैसे जर्नी में क्या करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल दिया है, आई वुड गो अलोन विथ सेलेक्टेड फ्रेंड, यानी कि मैं अकेला जाऊंगा या फिर मेरे सिलेक्टेड फ्रेंड्स को लेके जाऊंगा। और इस जर्नी में मैं क्या कर सकता हूं, और मैं अपने ऐसे फ्रेंड्स को लेके जाऊंगा जिनका जो इंटरेस्ट और स्किल है वो मेरे जैसा ही है, ताकि मुझे उस जर्नी में बहुत ही मज़ा आए। सेकेंडली, ऐसे जर्नी में जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, उसमें मैं वो चीज़ें करना पसंद करूँगा जिससे मुझे बहुत ही आनंद होता है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। थर्डली, जर्नी भले विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि किसी पाबंदी के बिना है, बट फिर भी मैं उस जर्नी में अपने कुछ खुद के रूल्स बनाऊँगा, खुद के कुछ नियम बनाऊँगा, ताकि ज़्यादा आज़ादी के वजह से मैं कोई गलत कदम ना उठा सकूँ। एंड लास्टली, मैं उस जर्नी में अपने साथ एक बुक कैरी करना पसंद करूँगा स्टूडेंट्स, ताकि जो भी चीज़ें मैं उसमें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं उसमें देख रहा हूँ और जो भी चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं, मैं उसे एक डायरी में लिख सकूँ, ताकि बाद में वो जर्नी जब ख़त्म हो जाए तो मैं उसको पढ़ के उसको याद रख सकूँ। सो
ये था हमारे एक्टिविटी के बारे में. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पोएम. जैसा कि मैंने आपको बताया, पोएम का टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. इट इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, essayist and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon and is often called the father of free verse. So ये जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, ये अमेरिकन पोएट हैं, ये एसेइस्ट भी हैं, यानी कि इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं, एंड ये जर्नलिस्ट भी हैं. इन्होंने जर्नल्स लिखे, यानी कि ये जब ट्रैवल करते थे तो ये जो भी चीज़ें अपने आसपास की देखते थे वो अपने जर्नल्स में लिखते थे. एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यानी कि काफ़ी इन्फ्लुएंस किया इन्होंने अपने पोइट्री से लोगों को. एंड इनको रिफ़र किया जाता है द फादर ऑफ फ्री वर्स. फादर ऑफ फ्री वर्स यानी कि ऐसी पोइट्री जिसमें कोई वर्स नहीं होता है, जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है. ओके. ही ग्रू अप इन हंगिंगटन इन अ फैमिली विद डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस. तो ये जिस फैमिली में पले बड़े हैं, इनकी इकोनॉमिक स्टेटस, इनकी जो वेल्थ थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी. His major work, Leaves of Grass, was published in July 1855. His O Captain, My Captain, a poet written on the death of Abraham Lincoln, is widely popular. तो इन्होंने एक पोएम लिखा था कैप्टन ओ कैप्टन के नाम से जब अब्राहम लिंकन की डेथ हुई थी, और वो पोएम बहुत ही फेमस भी हुई. उसके अलावा इन्होंने एक लीव्स ऑफ ग्रास नाम का सीरीज़ लिखा है पोएट्री का, जो कि बहुत ही फेमस है. और ये जो हमारा पोएम है द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये इसी सीरीज़ में से ली हुई है. चलिए अब पैराफ्रेज में हम देखते हैं कि पोइट्री में हमें पढ़ना क्या है, हमें पोइट्री में बताया क्या जा रहा है. द सेक्शन 1 ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. सो इस पोएम में, इस सीरीज़ में जो भी पोएम लिखे गए हैं उसमें पोएट ने ज़्यादातर सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया. सेल्फ अवेयरनेस यानी कि हमारे खुद के बारे में जागरूकता, हम अपने आप को कितने बेहतर तरीके से जानते हैं. फ्री विल यानी कि आज़ाद तरीके से कुछ करने का मन. एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट यानी कि हमारा दिल, हमारा हार्ट क्या करवाना चाहता है हमसे, कहाँ हमको ले जाना चाहता है. इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलॉन्ग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी. सो ये पोएट इसमें हमें एक रियलाइजेशन देना चाहते हैं कि लाइफ के जर्नी में हमारी विजडम का टेस्ट होता है, जो कि किसी भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है. यानी कि जब हम अपने लाइफ में होते हैं, कई बार हमें ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि जो डिसीजन लेने के लिए हमें कोई सिखा नहीं सकता है, बट फिर भी हमें अपने विजडम के, अपने मैच्योरिटी के हिसाब से, अपने दिल और दिमाग के हिसाब से हमें वो डिसीजन लेना होता है. अ रोड इज़ समथिंग everyone uses, whether rich or poor, and it forces all level of people to associate with one another. So poet कहते हैं कि जो रोड होता है उसको सारे लोग यूज़ करते हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, और रोड लोगों को फोर्स करता है कि वो एक लेवल पे आ जाए, यानी कि एक तरीके से जुड़ जाते हैं. अब यहाँ पर पोएट जो कह रहे हैं रोड को, वो रिफ़र कर रहे हैं लाइफ को. ओके. सो पोएट का कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि हमारा जो लाइफ का जर्नी है वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक बराबर ही होता है. बट स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कैसे अमीर और गरीब के लिए लाइफ थोड़ी अलग होती है. सपोज़ एक रोड है, उस रोड पे एक अमीर है जो अपने मर्सिडीज़ में जा रहा है, और एक गरीब है जो अपने साइकिल पे जा रहा है, और उस रोड पे बहुत ही ट्रैफिक है. अब जो अमीर है वो एसी चालू करके मज़े से अपने मर्सिडीज़ में बैठा हुआ है, और जो गरीब है वो साइकिल पे है. ट्रैफिक तो दोनों फेस कर रहे हैं, बट डिफ़िकल्टी भी दोनों फेस कर रहे हैं, बट उनकी डिफ़िकल्टी, ठीक है, दोनों की डिफ़िकल्टी सेम है काफ़ी हद तक, बट डिफ़िकल्टी उनकी अलग भी है. जो रिच है वो अपने एसी में बैठकर ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और जबकि जो पुअर मैन है वो अपने साइकिल पे खड़े रह के धूप में, बारिश में, ठंडी में वो अपने साइकिल पे खड़े रह के परेशान कर रहे हैं. तो पोएट का यहाँ कहने का मीनिंग ये है कि सबके लाइफ में किसी ना किसी तरीके की समस्या, किसी ना किसी तरीके की डिफ़िकल्टी होती ही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो. और यही डिफ़िकल्टीज़ हैं जो सबके लाइफ को एक साथ जोड़े रखती हैं, एक दूसरे से एसोसिएट करती हैं. द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड समथिंग न्यू. सो पोएट कहते हैं कि जो रोड है वो एक साइन सिग्निफिकेंस है मोबिलिटी का, और हम अपने लाइफ में जब चाहें तब एक रास्ता चुन सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं.
Whitman talks about the people and the places he urges against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. So यहाँ पर पोएट जो है वो अपना थोड़ा सा वेस्टर्न थॉट दिखाते हैं. वो कहते हैं कि हमें एक जगह पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहना चाहिए, भले आप उस जगह पर बहुत ही कंफर्टेबल क्यों ना हो. आपको अपने लाइफ में, आपको अपने जर्नी में आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए. नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. यानी कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो इस पोएम में फर्स्ट पर्सन नरेशन कर रहे हैं. वो अपने मुंह से गाने की तरह इस पोएम को गा रहे हैं एक जर्नी स्टार्ट करने से पहले. और वो जो जर्नी है, इट इज़ जर्नी अबाउट लाइफ. ओके, ये लाइफ की जर्नी है. सो नाउ हियर द पोएट इज़ अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी. अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी. सो जो पोएट है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है अपने लाइफ की जर्नी को, अपने नए जर्नी को स्टार्ट करने के लिए. तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और कहते हैं अफुट एंड लाइट हार्टेड, मीन्स ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. एंड वो बहुत ही लाइट हार्टेड भी, यानी कि वो बहुत ही केयर फ्री हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो नया रोड, एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं. ही इज़ हेल्दी, ही इज़ फ्री, और जो उसके आगे का वर्ल्ड है वो भी वैसे ही है, हेल्दी है और फ्री है. यानी कि वो जो भी करना चाहें, जहाँ पर भी जाना चाहें वो जा सकते हैं. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़. सो पोएट कहते हैं कि मेरे आगे का जो रास्ता है, मैं जो भी पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि मैं जो भी रास्ते को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे वो वहाँ पर लेके जाएगा. हैंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून. सो पोएट अगेन अपना यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और वो बहुत ही केयर फ्री हैं. वो कहते हैं कि इस जर्नी में मुझे अच्छा फॉर्च्यून नहीं चाहिए, अच्छी किस्मत या अच्छा लक नहीं चाहिए. मैं खुद के लिए एक अच्छा लक, एक अच्छा फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूँ अपने हार्डवर्क के थ्रू. हैंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. सो पोएट कहते हैं कि हैंसफोर्थ, अब मैंने जब जर्नी स्टार्ट किया है तो इस जर्नी में मैं किसी तरीके का विम्पर नहीं करूँगा. विम्पर यानी कि किसी तरीके का सीरीज़ ऑफ कंप्लेन नहीं बनाऊँगा, किसी तरीके के बहाने नहीं बनाऊँगा, किसी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करूँगा यानी कि टालूँगा नहीं. और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब किसी से मुझे हेल्प नहीं चाहिए. डन विथ इंडोर कंप्लेन, लाइब्रेरीज, क्वेरस, क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट. सो पोएट सेज दैट कि मैं अब इंडोर कंप्लेन नहीं करूँगा, किसी तरीके का लाइब्रेरी या क्वेरिकस नहीं करूँगा. सो इंडोर कंप्लेन यानी कि वो यहाँ पर क्या दर्शाना चाहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं या जब हम अपने घर पर होते हैं तो हम काफ़ी सारे कंप्लेन करते हैं अपने मॉम से, अपने डैड से कि खाना अच्छा नहीं बना है, बेड अच्छा नहीं है, खिलौने अच्छे नहीं हैं, टीवी अच्छी नहीं है. हम काफ़ी सारे लाइब्रेरीज़ करते हैं. लाइब्रेरीज़ यानी कि यहाँ पर क्या है मीनिंग इसका, कि हम बहुत सारे सीरीज़ ऑफ कंप्लेन बनाते हैं, बहुत सारे पुराने बातों को लेकर ढोते हैं. क्वेरिकस करते हैं. क्वेरिकस यानी कि हम इरिटेशन दिखाते हैं अपना, किसी चीज़ से अगर हम खुश नहीं हैं तो हम इरिटेट होते हैं, अपना इरिटेशन दिखाते हैं. एंड क्रिटिसिज्म यानी कि दूसरों की बुराई करते हैं. सो पोएट इस जर्नी में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं. स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट. सो पोएट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानते हैं कि वो लाइफ में, इस जर्नी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं. वो कंटेंट है, कंटेंट यानी कि वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है इस रोड पे ट्रैवल करने के लिए. द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो द सफिक्स फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम. सो पोएट यहाँ कहते हैं कि मेरे लिए अर्थ सफिशिएंट है, मैं जिस किसी भी ग्राउंड पे हूँ, मैं जिस किसी भी लेवल पे हूँ, मैं वहाँ पर बहुत ही सफिशिएंट हूँ और मुझे कॉन्स्टलेशन मेरे नज़दीक नहीं चाहिए. अब यहाँ पर कॉन्स्टलेशन यानी कि वो कहना चाहते हैं कि मुझे किसी तरीके का कोई गॉड फादर नहीं चाहिए, किसी तरीके के पावरफुल लोग नहीं चाहिए जो मेरे कामयाबी के पीछे खड़े रह सके, मेरे सक्सेस का वो क्रेडिट ले सकें. उन्हें किसी तरीके का कॉन्स्टलेशन नहीं चाहिए. वो कहते हैं कि वो जहाँ पर भी हैं, यानी कि पावरफुल लोग जो गॉड फादर्स होते हैं, जो किसी की बहुत हेल्प करके किसी को हाथ पकड़कर आगे लेके जाते हैं,
वो जहाँ कर कहीं भी हैं वो सही हैं और वो उनके लिए सही हैं जो उन्हें मानते हैं। मुझे इस तरीके की कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस लिखे हुए हैं। दिस लाइंस, लेट अस सी व्हाट द पोएट वांट्स टू से। स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। सो पोएट कहते हैं कि जो मेरे ओल्ड डिलीशियस बर्डन है, यानी कि मेरे जो पुराने अटैचमेंट है, मेरे जो पुराने रिलेशन है, वो मेरे लिए बहुत ही ओल्ड एंड डिलीशियस है। यानी कि पुराने तो हैं बट वो डिलीशियस है, यानी कि उनके एक लाइफ का अच्छा पार्ट है। और वहाँ यहाँ पर वो उनको बर्डन भी कहते हैं। बर्डन यानी कि एक तरीके का बोझ। लेकिन कैसा बोझ? वो आगे क्या कहते हैं कि आई कैरी देम, यानी कि मैं उनको अपने साथ लेकर चलता हूँ। यानी वो पोएट से इनसेपरेबल है। इनका जो ओल्ड डिलीशियस बर्डन है, इनकी जो पुराने अटैचमेंट हैं, रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, वो पोएट से इनसेपरेबल है। वो उनसे अलग नहीं कर सकता। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। सो पोएट यहाँ क्या कहते हैं कि जो मेरे ओल्ड डिलीशियस बर्डन है उन्हें मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ और साथ लेकर चलूँगा। आई स्वेयर। और वो कहते हैं कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं उनको छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ, और ये मैं फोर्स भी नहीं कर सकता। एंड पोएट लास्ट लाइन में ये कहते हैं कि आई एम फिल्ड विद देम, यानी कि जो मेरे ओल्ड डिलीशियस बर्डन है, मेरे जो अटैचमेंट्स हैं, रिलेशन है, वो मुझे फिल करते हैं, मुझे पूरा करते हैं। एंड ऑल्सो मैं उनको बदले में फिल करूँगा, यानी कि पूरा करूँगा। पोएट यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि जो उनकी लाइफ है, जो उनकी लाइफ की मेमोरीज़ हैं, वो उनके ओल्ड डिलीशियस बर्डन यानी कि जो अटैचमेंट हैं, जो इनकी फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक पूरी होती है। रिटन बाय वॉट विटमैन। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। अब आप इस पोएम में अगर देखो स्टूडेंट्स, तो ये पोएम जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरीके का फ्री वर्स है। तो इस फ्री वर्स में आपको कोई भी राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड्स नहीं देखने मिलेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि पोएट यहाँ पर पोएम में फ्रीडम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम किसी भी जर्नी में, किसी भी लाइफ के जर्नी में हम फ्री हैं। सो इसके वजह से पोएट ने पोएम में किसी भी तरीके का राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड नहीं यूज़ किया है। सो दैट इज़ वाई सच काइंड ऑफ पोएम्स आर कॉल्ड एज फ्री वर्स। सो दिस वॉज the explanation of this poem students. I hope you like the video. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं फर्दर 12th स्टैंडर्ड के लिए किस तरीके की वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।